नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने हमारे चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद आपका। तो आज के इस वीडियो में हम एक और समस्या, गंभीर समस्या जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, लगभग लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, आप लोगों ने लगभग इसका नाम सुना होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, किस एरिया में, कहाँ पे, कैसे होता है, वजह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ को क्लियर करते हुए आपको इस एक समस्या से अवगत कराने वाले हैं जिसका नाम है साइनस। नाम आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लेंगे। तो साइनस की समस्या के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, साइनस की समस्या जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइनस होता क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक सारी ज़रूरी जानकारी देती रहूँगी, सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साइनस इन्फेक्शन या फिर साइनसाइटिस या फिर राइनोसाइनोसाइटिस, अब मैं आपको इस नाम से सबसे पहले अवगत करा दूं। राइनोसाइनोसाइटिस क्यों इसका नाम पड़ा? देखिए, टिस साइनोसाइटिस यानी कि साइनस में इन्फ्लेमेशन, और राइनो RHINO है, राइनो मतलब नोज़ होता है। तो यानी कि नोज़ के आसपास साइनस जो प्रेजेंट है वहाँ पे साइनस इन्फेक्शन। तो अब जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि साइनस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे शरीर में और क्या क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पैरानेसल साइनस हैं ये हमारी आँखों के बीच में, नाक के अगल बगल और सिर पर पाए जाते हैं। ठीक है, आँखों के इधर उधर, ये इधर इधर, हमारे चीक पर यहाँ पर, और माथे पर यहाँ पर बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाया जाता है। तो अब ये सारे पैरानाइसल साइनस के जो लोकेशंस हैं या जो जो बोन्स इनमें कंट्रीब्यूट कर रही है उसके आधार पर इनका नाम दिया गया। अब मैं नाम आपको बताती हूँ। चलिए, पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि साइनस क्या होता है। बहुत ही आसानी से बताऊँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बताती हूँ। इथमॉइडल साइनस, तो इथमॉइडल साइनस ये जो आँखों के इधर ये और ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं इथमॉइडल साइनस। यहाँ पे होल्स, 2 होल साइनस प्रेजेंट हैं, एक इधर एक इधर, इसलिए इसका नाम यहाँ पे इथमॉइड बोन का रोल है, इसको कहते हैं इथमॉइडल साइनस। ठीक है, फिर उसके बाद स्फेनॉइडल साइनस। स्फेनॉइडल साइनस आँखों के ठीक पीछे यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर इथमॉइडल साइनस लोकेट होता है आँखों के ठीक पीछे। ठीक, अब मैं बात करती हूँ फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस जो होता है फ्रेंड्स, आँखों के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्रंटल साइनस लोकेट होता है। ठीक, फिर मैं बात करती हूँ मैक्सिलरी साइनस की। मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो ये आपके ये जो चीक्स होते हैं यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस होता है, और ये सबसे बड़ा साइनस कैविटी है। सब जितने भी नाम मैंने बताए उन सब में ये सबसे बड़ी साइनस कैविटी है। ठीक, अब देखिए, साइनस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है जो कि ड्रेन करता है नाक से। इससे होता क्या है, बेसिकली हमारी जो नोज़ है, नोज़ कैविटी, ये साफ़ सुथरी बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो जब यही साइनस कैविटी किसी एक विशेष प्रकार का थोड़ा सा थिन लिक्विड या म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं जो नाक से होते हुए नाक को क्लियर रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जब इन्हीं साइनस कैविटी में म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, या फिर ये कह लीजिए फ्लूइड या द्रव्य जो है वो इकट्ठा होने लगता है, तो यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो इसको कहते हैं साइनस का इन्फेक्शन। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ जो सबसे ज़्यादा साइनस का इन्फेक्शन होता है वो मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैविटी है, इसलिए यहाँ पर जो साइनस कैविटी में यहाँ पे इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये जानिए कि कितने प्रकार का होता है।
लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप उस लिंक पे एक बार क्लिक कीजिए और हमारे उस चैनल को भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए, उतना ही विश्वास दिखाइए, हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब टाइप्स की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको कितनी साइनस है वो बताए, अब कितने प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो है वो है एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, देखिए साइनस का इन्फेक्शन और कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन, इसमें लगभग इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हमें कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है कि साइनस का इन्फेक्शन है, क्योंकि कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन के बाद साइनस की इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। और इसके जो लक्षण है वो भी लगभग सेम ही हैं। तो लेकिन जो नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम होता है वो हफ्ते भर में ठीक होने लगता है, लेकिन साइनस का जो इन्फेक्शन होता है ये थोड़ा सा क्रोनिक होता जाता है। तो अब इसके सिम्टम्स भी बताऊंगी, कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, इसमें क्या होता है, ठंड लगती है और नाक बहती है, रनी नोज, नाक बहती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पे जो दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो चेहरे के आसपास के एरिया में जो दर्द होगा वो आता है जाता है, ऐसा लगता है आ रहा है जा रहा है, ठीक है। ये जो है जो आता और जाता है, मतलब एक बार ठीक होता है फिर से आ जाएगा, इसको कहते हैं डबल सिकनिंग। क्या कहते हैं, डबल सिकनिंग। और ये 12 दिन के बाद भी ये जो एक्यूट बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है ये सही नहीं हो पाता है, और इसको जनरली अगर एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। अब आइए बात करें क्रोनिक बैक्टीरियल साइनोसाइटिस की, मतलब क्रोनिक है तो ज़्यादा, तो अब ज़्यादा है तो इसमें नाक बंद हो जाएगी और साथ ही साथ फेशियल पेन यानी चेहरे पे दर्द होगा और खिंचाव लगेगा, फेशियल प्रेशर बना रहेगा एक, ठीक है। साथ ही साथ जो सूंघने की शक्ति है वो भी कम हो जाएगी, और ये जो है क्रोनिक जो कंडीशन है ये 12 हफ्तों तक रह सकती है, 12 हफ्तों से ज़्यादा भी रहती है। तो ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, विकराल रूप, ठीक। फिर उसके बाद सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, चेहरे पे दर्द होना, आँखों में दर्द होना, सिर भारी भारी लगना, और साथ ही साथ सिर ज़ुकाम होना, नाक बंद हो जाना। तो इसमें भी वही सारे लक्षण हैं, लेकिन ये जो सब एक्यूट साइनोसाइटिस है ये 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक बना रह सकता है, ठीक है। फिर रिकरेंट, ठीक, रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस की अगर हम बात करें, रिकरेंट में क्या होता है, इसमें जो है लक्षण आते और जाते हैं, ठीक। और ये जो है साल भर में ये लक्षण आते और जाते हैं, और साल भर में ये 4 या 4 से अधिक बार भी रह सकता है, लेकिन जब भी आता है तभी इन्फेक्शन लगभग 2 हफ्तों तक रहता है, ठीक है। साल भर में 12 महीनों में 4 बार आएगा, लेकिन जब भी आएगा एक बार का इन्फेक्शन 2 हफ्ते तक रहेगा। ये होता है रिकरेंट एक्यूट साइनोसाइटिस, ठीक है। अब जो अगला सवाल आएगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अगला जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, किनको हो सकता है साइनोसाइटिस। तो देखिए साइनोसाइटिस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगह पर ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और लगभग आपको बता दूं 1-2 लाख नहीं 31 मिलियन लोगों को साइनस की समस्या होती है यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगह पे। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो जिन लोगों को भी अस्थमा की समस्या है और जिन लोगों को भी किसी प्रकार से एलर्जी है, डस्ट से, पॉलन ग्रेन से, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो उनमें साइनस की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक। अब सिम्टम्स की मैं बात करूंगी दोस्तों। इसकी बात करने से पहले बोलना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। अब मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो जो म्यूकस है वो गले से नीचे उतरने लगेगा, ठीक है। म्यूकस गले से नीचे उतरता हुआ प्रतीत होगा, आपको लगेगा,
और साथ ही साथ नाक से हल्का पीले रंग का या फिर हल्का हरे रंग का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो म्यूकस ही है, नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया, इस चेहरे पे खिंचाव, फेशियल प्रेशर, और साथ ही साथ हैलिटोसिस। हैलिटोसिस मतलब कि बैड ब्रीथ, बुरी दुर्गंध, ठीक है, बुरी स्मेल आना, ठीक है, ऐसा कुछ समस्या भी, हैलिटोसिस की समस्या भी आ सकती है। हो सकता है मुंह से गंदी दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि म्यूकस गले से नीचे उतरने लगता है इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, कफ तो आएगा ही आएगा, म्यूकस नीचे उतर रहा है, कफ भी बनेगा, साथ ही साथ थकान भी लगेगी और उसके साथ ही साथ बुखार भी आएगा। ये कुछ लक्षण हैं साइनसाइटिस के। अब इसके जो कारण है मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, अगर कॉमन कोल्ड है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, तो भी ये साइनस का रूप ले सकता है, धीरे धीरे विकराल हो जाएगा तो साइनस। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते ज़्यादा रह गई तो वो साइनस की समस्या हो सकती है। तो कॉमन कोल्ड, अगर नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, समय से नहीं सही हो रहा है, तो वो भी साइनस में तब्दील हो जाएगा। और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, डस्ट से है, किसी स्मेल से है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी है, तो अगर अस्थमा है किसी व्यक्ति को तो, और साथ ही साथ यदि कोई प्रकार की ग्रोथ उत्पन्न हो गई है साइनस में या नाक में, कोई ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ आ गई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, तो ये हो सकता है। और साथ ही साथ सेप्टम, डेविएटेड सेप्टम, सेप्टम ये कार्टिलेज है जो हमारे 2 नाकों, ये जो हमारे इधर राइट नोज़ और लेफ़्ट नोज़ को आप अलग करने वाला जो ये कार्टिलेज है, ये सेप्टम होता है। ठीक है, ये सेप्टम अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो एक राइट वाले की तरफ क्या होगा, ये ज़्यादा मुड़ जाएगा और ये वाला जो है ब्लॉक होने लगेगा, ये इस साइड की नोज़ ब्लॉक हो जाएगी, तो ब्लॉकेज क्रिएट होगा। इस वजह से अगर सेप्टम डेविएटेड सेप्टम है, मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा है, तो उसकी वजह से भी साइनस हो सकता है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो आप भाई रोज़ ही बाहर निकल रहे हैं, आपको धूल मिट्टी सबसे एलर्जी भी है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो साइनस डेवलप होने की समस्या आ सकती है। अब मैं इसके इलाज की बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए। तो इसके बताने से पहले आपको फिर एक बार याद दिला देती हूँ, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। प्लीज़ हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मैं डायग्नोसिस की बात कर रही थी। देखिए, आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा करेंगे। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात आती है तो एंडोस्कोपी की जा सकती है। एंडोस्कोप में क्या होता है, नाक से एक छोटी सी पतली सी पाइप डाल के नाक के अंदर क्या चल रहा है वो देखा जाता है। कोई ग्रोथ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है तो वो देखा जाता है। इसको कहते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप के थ्रू इसको कहते हैं एंडोस्कोपी। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फिर से आपसे कह देती हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो डीकंजेस्टेंट दिए जा सकते हैं, यानी कि जो नाक खोलने के लिए जो दवाइयां हैं, वो जो नॉर्मल ओटीसी मेडिसिन हमारे घर में अवेलेबल है सर्दी ज़ुकाम के लिए, वो दी जा सकती हैं। और साथ ही साथ नेसल सलाइन इरिगेशंस, मतलब नाक में सलाइन से इरिगेट करना, साफ़ सफाई करना, और उस सलाइन में कभी कभी कुछ मेडिकेटेड चीज़ें भी मिला के साफ़ की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 10 दिन से ज़्यादा रह गया है, 10 दिन से ये सिम्टम्स आपको बने हुए हैं और 10 दिन से अधिक हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स अगर अडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो 7 दिन तक चलेगी, और अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो 10 डेज़ की कोर्स एंटीबायोटिक्स की चलेंगी। ठीक है, अब और उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर ने स्प्रे प्रिस्क्राइब किया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वही स्प्रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और कोई दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। बिना डॉक्टर के मशवरे के आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने उपयोग में नहीं लानी है। फिर उसके बाद अगर क्रोनिक कंडीशन आ गई, तो क्रोनिक कंडीशन आ गई है भाई, क्रोनिक कंडीशन कौन सी कंडीशन थी, जो 12 हफ्तों से भी ज़्यादा रह रही है। तो अगर क्रोनिक कंडीशन आ गई है
तो उस सिचुएशन में जो सिम्टम्स हैं या जो वजह है साइनस की, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो सिम्टम्स में जैसे कि मैंने बताया, साइनस में स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगा, लाइनिंग है भाई ये सारी, तो यहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या दिया जा सकता है? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दिया जा सकता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग्स दी जा सकती हैं जो क्या करेंगी, जो सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कम करेंगी। स्वेलिंग, अब जब साइनस में स्वेलिंग आती है तो हल्के से फेस पे स्वेलिंग, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग, और जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं जैसे कि नाक बहना या फिर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस, कफ आना, जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग दी जाती है। और साथ ही साथ नाक को, जैसे कि मैंने बताया, सलाइन से वॉश किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, जैसे खेतों में सिंचाई होती है ठीक वैसे ही पाइप से। और कभी कभी जो सोल्यूशन से इरिगेट कर रहे हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स भी मिली होती हैं जिससे नाक खुलती है, थोड़ा सांस लेने में रिलीफ मिले। फिर उसके बाद इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर ने आपको ओरल पिल्स या टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक स्प्रे, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक स्प्रे जो आपको प्रोवाइड की है एलर्जी रिएक्शन को कम करने के लिए, या जो भी दवाइयाँ लिखी हो डॉक्टर ने, वो आप खाएंगे तो ये साइनस की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि साइनस की समस्या आपको ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको साइनस क्यों है? क्योंकि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या अस्थमा है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इतने सारी वजह मैंने आपको बताई। तो अगर इन सब वजह हैं तो वजह तो ख़त्म नहीं होगी, एलर्जी है तो वो तो हमेशा ही रहेगी। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करना है और जिस चीज़ से एलर्जी है उससे दूर रहना है। इम्यून सिस्टम आपको पता है कमज़ोर है तो आपको डाइट फॉलो करनी है हेल्दी। और अगर आपको पता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप यहाँ नहीं जा सकते, थैंक्स एलर्जी अस्थमा है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करें, मास्क पहने और हैंड वॉश की हैबिट ज़रूर डालें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था साइनस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? शेयर करने से अगले व्यक्ति को भी जानकारी मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।